नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फिल्लर फोरम के शानदार मंच पर। फिल्लर फोरम हमारा ये मंच समर्पित है साथियों हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की लगभग सभी प्रमुख विषयों में हमारे यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर आप पाएंगे ढेर सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू, नोट्स और पीडीएफ फाइलें, और साथ साथ हम वीडियो भी प्रोवाइड करवाते हैं साथियों। और ये सभी सारी चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कि हम किसी प्रकार का कोई अभी तक चार्ज नहीं वसूलते हैं, चार्ज नहीं लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। हमारा फिल्लर फोरम का ऐप आता है, आप प्ले स्टोर से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अधिक देर ना करते हुए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ, टॉपिक पाने से पहले कल हमने जो एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि सिक्के जो है कब से मिलना शुरू हुए, मुद्रा जो है कब से मिलना शुरू हुए थे। तो कुछ साथियों ने कमेंट्स किए हैं इस बारे में, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि वो जो सिक्के जो हैं हमें जो मिलने शुरू हुए थे आहत मुद्राओं के रूप में। पंचमार्क सिक्के जो सबसे पहले जो सिक्के मिले थे उन्हें आहत मुद्राएं कहते हैं, पंचमार्क सिक्के कहते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th BC यानी कि लगभग बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय काल के पहले से उस समय से मिलने लगते हैं। तो कल का हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ साथियों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर कि आज का हमारा टॉपिक है अभिलेख। अभिलेख में कुछ प्रमुख अभिलेखों की चर्चा हमने कल भी की थी, और आज हम जहाँ से क्वेश्चंस बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं साथियों, उन फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। फैक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, फैक्ट्स में से ही क्वेश्चन आते हैं साथियों। ठीक है, तो क्या क्या है देखेंगे अभी हम। राशनिंग व्यवस्था का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण। देखो साथियों, प्रमाण दो तरह के होते हैं प्रमुख रूप से। एक साहित्यिक प्रमाण यानी कि लिटरेचर एविडेंस, लिटरेचर में जो लिखा होता है किताबों में, पांडुलिपियों में, और उन पे जो लिखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, साहित्यिक प्रमाण मानते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अभिलेखीय प्रमाण। अभिलेखीय प्रमाण अभिलेख के माध्यम से जो चीज़ों का हमें प्रमाण मिलता है उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। जैसे पाषाण अभिलेख, स्तंभ अभिलेख, कॉपर प्लेट्स अभिलेख, ताम्रपत्र के ऊपर जो लिखे गए अभिलेख हैं वो ज़्यादा प्रमाणिक माने गए हैं बजाय कि हमारे साहित्यिक प्रमाणों के। तो राशनिंग व्यवस्था, राशन का बंटवारा सबसे पहले कहाँ सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ मिलता है हमें, सोहगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख अशोक के समकाल के काल का है, जो अकाल पड़ जाने पर साथियों लोगों को सरकारी कोटे से अनाज मुहैया करवाया जाता था, उसके बारे में ये विवरण देता है। इसके बाद सबसे पहले प्रचार अभिलेख कौन सा आता है। जैसे आज हम टीवी के ऊपर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उस समय भी साथियों प्रचार किया जाता था चीज़ों का। तो कौन सा सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिलता है हमें प्रचार का, तो वो है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख, गुप्तकालीन कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख जो है एडवर्टाइजमेंट का, मशहूरी का या प्रचार का सबसे पहला अभिलेख ही प्रमाण में माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा चांदी का पत्थर, चांदी का अभिलेख या चांदी के पत्थर पे यानी कि चांदी के पतरे पे, चांदी की प्लेट्स पे, चांदी की चद्दर पे जो सबसे पहला अभिलेख खुदा था वो माना गया है भट्टीप्रोलु और तक्षशिला, दो जगहों से मिले गए हैं। ये प्राचीनतम अभिलेख हैं। भट्टीप्रोलु एक स्थान है, एक जगह का नाम है, ऐसे ही तक्षशिला एक जगह का नाम है जो कि आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी सबने सुना होगा, वहीं पर है। चांदी का पत्थर मिला था वहाँ से, प्राचीनतम अभिलेख है। लौह स्तंभ अभिलेख अभी तक हम ज़्यादातर पढ़ते आए हैं साथियों। पाषाण स्तंभ अभिलेख, चाहे वो अशोक के हों, चाहे उससे पहले के या उसके बाद के हों, लेकिन ये अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो कि लोहे के स्तंभ पर खुदा हुआ है। लोहे के स्तंभ पर खुदा हुआ, ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अभिलेख है, जो कि मेहरौली में है। मेहरौली एक दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पर मिलता है। ये जो कुतुब मीनार है अपना, कुतुब मीनार कैंपस में ही है, मैं खुद जा करके देख करके आया हूँ साथियों। और विद्वान कहते हैं कि इसके ऊपर गरुड़ की मूर्ति भी थी, गरुड़ की मूर्ति, लेकिन अब हाल फिलहाल वो मूर्ति नहीं है उसके ऊपर।
उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत किए, क्योंकि वो सैकड़ों सालों से यूं का यूं खड़ा हुआ है, उस पर ना कोई जंग लग रहा है, ना ही वो खराब हो पाया है। जैसा प्राचीन समय में लगाया हुआ था ऐसे क्या ऐसे एज इट एज खड़ा हुआ है। और सोच के देखिए साथ, कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी वो आज से सैकड़ों साल पहले, अगर मोटा मोटा अनुमान माना जाए लगभग 1500 साल पहले जो लोहे का स्तंभ बनाया गया, उसमें आज तक जंग नाम की चीज़ नहीं लगी। तो टेक्नोलॉजी तो थी उस समय। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा, इस पर थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि जब आपको मौका मिले ये कुतुब मीनार कैंपस घूमने का साथियों, तो कुतुब मीनार के साथ साथ बैक साइड में वहाँ पर महाराजा पृथ्वीराज चौहान जो 1191-92 में हुए थे, तराइन के पानीपत के तराइन के युद्ध में पहले में वो जीत गए थे मोहम्मद गोरी से, और दूसरे में हार गए थे 1192 में। तो उनका किला भी वहीं पर ही है, वो जरूर देख करके आना। मैं 2012-13 में गया था, लेकिन उस समय मुझे भी जानकारी नहीं थी उस बारे में बाद में पता लगा, तो वहाँ भी जरूर जाना आप एक बार। हालांकि एक शोध का विषय है, बाद में देखेंगे इसको। अच्छा, अब आगे आता है यवन शब्द का प्राचीनतम उल्लेख। यवन शब्द, यवन मलेच्छ यानी कि विदेशियों का जो है यूनानी के लोगों का सबसे पहला संदर्भ जो मिलता है हमें नास्तिक अभिलेख में मिलता है। नास्तिक जो है महाराष्ट्र में पड़ता है साथियों, और ये प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। इसके बाद युद्ध में पानी के जहाज़ों का प्रयोग, देखो कितनी अच्छी बात है साथियों। युद्ध में पानी के जहाज यानी कि आज की नेवी वारशिप के प्रयोगों का सबसे पहला प्राचीनतम संदर्भ जो है हमें मिलता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल जो एक राजा हुए थे चेदी वंश के, उड़ीसा में उनका राज्य था खारवेल का, और उनके जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उनका, उसमें हमें जिक्र मिलता है, विवरण मिलता है कि युद्ध के अंदर पानी के जहाज़ों का भी प्रयोग होता था। यानी कि आज की बोले तो नेवी, आज की नेवी के रूप जब वारशिप होते हैं उनके लड़ाई के जहाज होते हैं, तो वो सेम उस समय पर भी पानी के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था युद्धों के अंदर। उसका प्राचीनतम संदर्भ हमें खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अच्छा, इसके बाद आता हमारा पंचमंडली का उल्लेख कहाँ मिलता है हमें। पंचमंडली यानी कि ग्राम पंचायत, पंच यानी कि 5 प्रमुख सदस्य होते हैं पंचायत में, जो कि ग्रामीण स्तर पर न्यायिक एक समिति होती है जो वहाँ के प्रशासन को चलाती है। उसका प्राचीनतम संदर्भ जो हमें मिलता है वो साथियों सांची अभिलेख में मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त टू के समय का है। चंद्रगुप्त टू के समय का है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का है। ठीक है, अब देखो कितनी अच्छी बात आई है साथियों। शून्य का यानी कि जीरो का अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है। हालांकि ये कहा जाता है कि शून्य का आविष्कार क्या बोलते हैं, राहमीर नहीं, कौन था वो शून्य का आविष्कार किसने किया था यार, बताते हैं उसके बारे में। नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उसका, राहमीर नहीं, खैर बाद में देखेंगे इसको। तो शून्य का प्राचीनतम हमें अभिलेखीय प्रमाण जो मिलता है भोजदेव यानी कि मिहिर भोज के चतुर्भुज ग्वालियर मंदिर में मिलता है। मिहिर भोज का, जिसको भोजदेव जिसकी उपाधि थी, मिहिर भोज राजा था जो भोजदेव जिसकी उपाधि थी, उसके चतुर्भुज मंदिर में ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। मध्य प्रदेश में है ये मंदिर, चतुर्भुज मंदिर ग्वालियर में। वहाँ पर जो है शून्य का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अश्वमेव यज्ञ का प्रमाण। अश्वमेव यज्ञ, जिसमें कि आप जानते होंगे कि एक यज्ञ होता था जिसमें कि, एक मिनट साथियों, तो हम चर्चा कर रहे थे साथियों यहाँ पर शून्य का आविष्कार, शून्य का जो हुआ था ये अभिलेख सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो प्रमाण मिलता है भोजदेव के चतुर्भुज मंदिर में मिलता है, और ग्वालियर में है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके आगे आता है हमारा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीनतम प्रमाण जो है अभिलेखीय प्रमाण हमें मिलता है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। ये साथियों नोट कर लीजिए, ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ जब आएंगे तब सीरीज हमारी आएगी तो उसमें हम सारी चीज़ें कवर कराएंगे आपको। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में अश्वमेध का यज्ञ का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। इससे आगे चलते हैं, सप्ताह के 7 दिन, क्या बात है, सप्ताह के 7 दिनों का प्रमाण साथियों। देखिए साथियों, 1500 साल लगभग पहले ही हमारे राजाओं ने, हमारे पुरखों ने यहाँ पर अभिलेखों के माध्यम से हमें बता दिया। अभिलेख कब का मिलता है साथियों,
लगभग 484 ईस्वी में कहाँ मिलता? एरन स्तंभ अभिलेख में। एरन स्तंभ अभिलेख में हमें सप्ताह के 7 दिनों का विवरण मिलता है, अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। अब आगे चलते हैं। सती प्रथा का प्रमाण, सती प्रथा का प्रमाण भी हमें एरन से ही मिलता है। 510 एडी में ये जो गुप्तकालीन राजा हुए थे भानुगुप्त, भानुगुप्त के जो मंत्री थे वो हुनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। विजय क्या बोलते हैं, बलिदान हो पाया था उन्होंने, हुनों से लड़ते हुए बलिदान हो गए थे। तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जो है वो भी उनके साथ ही चिता में सती हो गई थी। तो ये जो है सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण हमें मिलता है एरन के अभिलेख में। भानुगुप्त के शासक थे उस समय, जो गुप्त शासक थे। तो उसके बाद आता है रहट, अरिघट या घटियंत्र भी बोल देते हैं। रहट जो कि एक यूं चलता था, जो जिससे बैल या ऊंट जिससे खींचते थे घुमा घुमा करके और कुओं से पानी निकाला जाता था, वो प्रक्रिया जो है रहट या अरिघट या घटियंत्र भी जिसको बोल देते हैं, उसका प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण जो हमें मिलता है वो मिलता है यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में। यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में हमें जो है इसका प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है घटियंत्र का। तो अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ा राज प्रशस्ति, यानी कि सबसे बड़ा राजा की स्मृति में, राजा के की प्रशंसा में जो लिखा गया अभिलेख है वो है महाराणा राज सिंह। ये राजसमंद नाम एक स्थान है, वहाँ से मिलता है। और 1679 ईस्वी का है, जो कि 25 चट्टानों के ऊपर उकेरा गया है। 25 छोटी बड़ी अलग अलग चट्टानों के ऊपर उकेरा गया है। इसे महाकाव्य अभिलेख भी कहते हैं साथी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 25 चट्टानों के ऊपर, अलग अलग चट्टानों के ऊपर ये लिखा गया है। हालांकि आधुनिक भारत में ही पड़ जाता समय काल देखें इसका तो उत्तर मध्यकाल में आ जाता है, 1689, लगभग 400 साल पहले आज से। इसके बाद आता हमारा तुरुष्क दंड व जलकर। तुरुष्क दंड यानी कि तुरुष्कों को, यानी कि जो मलेच्छ जो आए थे, विदेशियों को दंड देने के लिए दंड का और प्रमाण, और जलकर वाटर टैक्स बोले तो आज के टाइम पे अगर हम इसको कंपेरिजन करें उस समय के हिसाब से, तो पानी का जो बिल आता है साथियों, हमारे शहरों में ज़्यादातर आता है ये म्यूनिसिपैलिटी टैक्स बोल देते हैं, या नगर पालिकाएँ और नगर निगम जो वसूलता है पानी का बिल, जैसे बिजली का बिल आता है ऐसे ही पानी का बिल आता है। तो उसका प्राचीनतम संदर्भ अभिलेखीय प्रमाण हमें मिलता है गहड़वाल शासकों के अभिलेखों में। तुरुष्क दंड यानी कि मलेच्छों को दंड देना, उनके ऊपर भी जैसे इसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें डिटेल में, तो जैसे इस्लामिस्ट जो आए थे, जैसे सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, ये 712 में जो सिंध जिसने विजय की थी, उसने सबसे पहले सिंध के अंदर जजिया कर लगाया था साथियों। मोहम्मद बिन कासिम, हाँ मोहम्मद बिन कासिम जो था 712 में जो आया था, उसने जो है तुरुष्क जजिया कर लगाया था। इसके ऊपर क्या बोलते हैं, सिंध के लोगों के ऊपर जजिया कर, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स है उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया था। तो इसी का ही दूसरा संदर्भ मुस्लिम्स के ऊपर जो कर लगाया गया उसे तुरुष्क दंड बोलते थे। तुरुष्कों के ऊपर लगाया गया था ये दंड, जिसका हमें प्रमाण मिलता है क्या बोलते हैं इसमें गहड़वाल शासकों के अभिलेखों में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे अभिलेखों में, इसके माध्यम से हमने इन पे चर्चा की है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे साथियों। तो अब थोड़ा सा हम आगे चर्चा कर लेते हैं साथियों सिक्कों के बारे में। हमारा टॉपिक आता है सिक्के, कॉइन्स। कॉइन्स के जो फील्ड है, कॉइन्स का अध्ययन करने की जो शाखा है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्का शास्त्र जिसको भी कह सकते हैं आप, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं इसको। और एक होता है मेट्रोलॉजी, यानी कि सिक्कों का आकार, प्रकार और उनके भार, माप तोल पद्धति का अध्ययन करने वाली जो फील्ड है, वो जो शाखा है, उसे हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद भारतीय, देखो साथियों, सबसे पहले हमने जैसे कि जिक्र किया कि 6th BC
से हमें पंचमार्क सिक्के धीरे धीरे मिलने आरंभ होते हैं। इनके शुरुआती जो सिक्के थे उन पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं मिलता था, तो उनसे हम क्या करते, किसी वो सिक्के जो किस शासक के थे इसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि प्लेन सिक्के उन पे किसी का चिन्ह नहीं मिलता है। हाँ, उसके बाद में छठी शताब्दी के तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से लगभग जो सिक्के मिलने लगे उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के चिन्ह मिलने लगे, जिनमें से प्रमुख है सूर्य। हाँ, सूर्य का चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है जो लगभग सभी शासकों के सिक्कों पर पाया गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ मछली का चिन्ह, धनुष का चिन्ह, शेर का चिन्ह, बाघ का चिन्ह, चंद्रमा का चिन्ह, तो ये जो चिन्ह है और स्वास्तिक के चिन्ह, इससे युक्त सिक्के भी हमें आगे मिलने लगते हैं, ठीक है। तो मुद्रा शास्त्र के जो जनक थे साथी वो जेम्स प्रिंसेप को माना गया है, जिनका ये जीवन काल 1799 से 1840 रहा है। ये वही जेम्स प्रिंसेप है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी, ठीक है। भारतीय मुद्रा परिषद, जो भारतीय मुद्रा परिषद की स्थापना 1910 में उस प्रयागराज, आज का प्रयागराज और उस समय का जो इलाहाबाद था वहाँ पर हुई थी। और सर्वाधिक सिक्कों की प्राप्ति जो है हमें अमरावती से होती है। सर्वाधिक सिक्कों की प्राप्ति जो निधि मिली है, इस जो मिली है उस वो मिली है हमें अमरावती से, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 7668 सिक्के करीब हमें यहाँ से मिलते हैं, 7668 यानी कि लगभग 8000 मान लीजिए सिक्के यहाँ पर हमें मिलते हैं। जो शुरुआत के जो सिक्के थे साथियों, वो प्रमुख रूप से चांदी और तांबे के हुआ करते थे। चांदी के और कुछ सिक्के तांबे के मिले हैं। शुरुआती जो सिक्के थे जिनको कि कहा जाता था कारशापण, धरण या पुराण। चांदी के सिक्कों को कहीं कहीं साहित्यिक साक्ष्य में द्रह्म भी कहा गया है। क्या कहा गया है? द्रह्म। द्रह्म ये PYQ में आया हुआ साथियों। द्रह्म किसे कहा जाता है? ये पिछले सालों के क्वेश्चंस में आया हुआ है। द्रह्म का अर्थ बताइए। तो द्रह्म जो है चांदी के सिक्कों को कहा जाता था उस समय। कारशापण, धरण और पुराण, कहीं कहीं प्रति नाम भी आता है सिक्कों के बारे में। तो अब कौटिल्य जो है पण के नाम से साथियों उल्लेख करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो है सिक्कों को पण के नाम से किया जाता है। और एक बिंबटंक नाम भी इसमें उल्लेख आता है, जो कि एक टूल हुआ करता था उस समय का सिक्कों को बनाने के लिए। जो टूल इस्तेमाल किया जाता था उसे ये बिंबटंक के नाम से कहता है, विवरण देता है इसका। इसके आगे पाणिनि, जो पाणिनि थे जिन्होंने व्याकरण का ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है कि अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो किताब है, जो पुस्तक है, उन्होंने क्या लिखा था? व्याकरण का ग्रंथ अष्टाध्यायी जिसका के नाम था। उसमें पाणिनि जो जिक्र करते हैं वो पण और कारशापण दोनों का ही जिक्र करते हैं। पण और कारशापण, इसकी वैल्यू की बात कर लेते हैं हम कि इसका वजन कितना था। तो कुछ जगहों पर 32 रत्ती या 32 माशक, जो प्राचीन माप तोल की इकाई है, वो मिलता है। लेकिन डॉक्टर परमेश्वरी लाल महोदय कहते हैं कि 32 माशक था, ना कि रत्ती। पण का जो वैल्यू है, वजन जो है 32 माशक मानते हैं। कौन? डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता। अब सांचा, जो सिक्कों को बनाने के ढालने के लिए जो यूज किया जाता है, मोल्ड जिसको कि कहते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? मथुरा, झोसी और शिशुपालगढ़। यहाँ से सिक्कों को ढालने के लिए जो सांचे बनाए जाते थे वो उनकी प्राप्ति हुई है साथियों। और कुछ सिक्के साथियों, मुद्राएं जो है मिट्टी की भी बनाई गई है। मिट्टी की मुद्राएं, मिट्टी को कच्ची मिट्टी से मुद्रा बना करके, सिक्के बना करके उनको बाद में पका लिया जाता था, तो वो सिक्के भी हमें मिले हैं। अब हम जरा इसमें आगे चर्चा कर लेते हैं। हिंद यवनों के सिक्के, सबसे पहले हमारे देश में जो सिक्कों का चलाने का जो श्रेय दिया जाता है वो हिंद यवन शासकों को दिया जाता है, ग्रीक शासकों को दिया जाता है, जो कि उत्तर पूर्व एशिया से आए थे। उत्तर पूर्व एशिया बोले तो आधुनिक ये अफगानिस्तान और ईरान से लगता हुआ जो क्षेत्र है, इसे उत्तर पूर्व बोल दिया जाता है। तो इनमें से डेमेट्रियस II जो शासक हुआ था, उसके द्विभाषीय सिक्के हमें मिलते हैं। द्विभाषीय सिक्के सबसे पहले किसके मिलते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिए। डेमेट्रियस II के द्विभाषीय सिक्के हमें मिलते हैं। इसके बाद द्विभाषीय सिक्कों को बंद किसने करा दिया? कुषाण शासक कनिष्क ने। कुषाण शासक कनिष्क। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है साथियों कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए?
तो सोने के सिक्के सबसे पहले साथियों कुषाण शासकों ने ही चलाए थे, और सबसे अधिक मात्रा में जो चलाए थे वो गुप्तों ने चलाए थे सोने के सिक्के। ठीक है, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो गुप्तों ने किए थे। तो लेकिन इन्होंने कुषाणों ने सबसे ज़्यादा जो चलाए थे वो तांबे के सिक्के चलाए थे। सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का वाला श्रेय कुषाणों को दिया जाता है। कुषाणों में से भी किसको? विम कडफिसेस, कजुल कडफिसेस, विम कडफिसेस और कनिष्क, ये एक के बाद एक 3 राजा हुए हैं, प्रमुख राजा कुषाणों के। इसके बाद होविष्क वगैरह और वासुदेव वगैरह और आ जाते हैं। सर्वाधिक श्रवण सिक्के जो चलाए थे यूक्रेटाइडीज ने चलाए थे ग्रीक शासकों में। सबसे पहले जो प्राचीनता के हिसाब से अगर देखा जाए, हालांकि भारतीय संदर्भ में हम गुप्त ले लेते हैं, लेकिन अगर प्राचीन समय में उस समय पूरे ही अखंड भारत की बात की जाए तो सर्वाधिक सिक्के अकेले राजा ने जो चलाए थे वो था यूक्रेटाइडीज। ठीक है, हाई स्ट्राइकिंग एक प्रणाली है, एक प्रोसेस है जिसको हम ठप्पा विधि भी बोल देते हैं, सिक्के बनाने की डाई स्ट्राइटिंग मेथड बोल देते हैं, ठप्पा विधि बोल देते हैं इसको। इसके थ्रू उन्होंने सिक्के जारी किए थे। अगोथोकलीज शासक आता है, इसके सिक्कों पर हमें ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए इसके सिक्के मिलते हैं बजाय कि बैक्ट्रियन के। ये जो शासक थे इनकी जो लिपि थी वो बैक्ट्रियन लिपि में इन्होंने लिखे थे सिक्कों पर। और अब आगे आता है हमारा चौकोर सिक्के। चौकोर सिक्के जो है एंटीमेकस फर्स्ट ने जारी किए थे। इससे पहले के सिक्के ज़्यादातर जो आयताकार हुए हैं साथियों, और अलग अलग आकारों के हुए हैं, लेकिन जो चौकोर सिक्के जो जारी किए थे पहले एंटीमेकस फर्स्ट ने जारी किया था, जिसके ऊपर रोमन देवता पोसाइडन, जो कि समुद्र का देवता माना जाता है, रोमन परंपरा में समुद्र का देवता पोसाइडन को माना जाता, उसका अंकन है उस पर, किस पे? डेमेट्रियस और एंटीमेकस फर्स्ट के सिक्कों पर। चौकोर सिक्के जो थे उस पर ग्रीक रोमन देवता पोसाइडन, जो कि समुद्र का देवता माना गया है, उसका अंकन है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे कुछ प्रमुख फैक्ट्स थे जिसके ऊपर हमने डिस्कशन किया है साथियों। आगे हम समय समय पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये कंप्लीट हमारा हो जाता है सिक्कों के बारे में आज का टॉपिक। हमने सिक्कों के बारे में और इससे पहले अभिलेखों वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है साथियों। हमारी 7-8 वीडियो हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखी है इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं, और आप हमें बताएं कि हमारी वीडियो आप सभी साथियों को कैसी लगती है, और इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी बताएं साथियों, ताकि हम इसमें समय समय पर और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपके अमूल्य सुझाव आमंत्रित है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। फिलर फोरम आपके साथ सदा बना रहेगा साथियों, विश्वास हमारे ऊपर बना के रखिए आप। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।